आसमान पर स्याह घने बादलों ने डेरा जमा रखा था और जोरदार गरज चमक से फिजा लरज रही थी। हवा के तेज झोंके दरख्तों को झंझोड़ रहे थे और हर तरफ एक खौफनाक सा समा छाया हुआ था। क्या हुआ जी? आज फिर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो सिर से पांव तक भीग चुके हैं। अब क्या बताऊं? क्या तुमने बाहर का मंजर नहीं देखा? ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तो सोचा था आज रात देर तक अपना ठेला लगाकर गरम गरम जलेबियां बेचूंगा, लेकिन इस लगातार बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऊपर से सारा सामान भी खराब हो गया। चीनी, मैदा, तेल सब बर्बाद हो गया। ये बारिश हमारे जैसे मेहनतकश गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होती। अरे अरे, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आओ यहाँ बैठो। पहले ये गरम गरम चाय पी लो और खुद को थोड़ा संभालो। मेरा तो ख्याल है कि बारिश के मौसम में लोगों को जलेबियां खाने का और भी ज्यादा शौक होता है। उनकी मिठास और खुशबू दूर से ही दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन हम जैसे लोगों के पास इतने साधन कहाँ कि अपने ठेले को बारिश से पूरी तरह बचा सकें। तो फिर इसमें बारिश का क्या कसूर? असल में तो ये हमारी मजबूरी है। हाँ, तुम्हारी बात भी अपनी जगह ठीक है, मगर जरा ये भी सोचो। हर कोई सिर्फ जलेबियां खाने के लिए छतरी लेकर घर से बाहर नहीं निकलता, और अगर कोई निकल भी आए तो उसकी यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द वापस घर पहुंच जाए। ऐसे में जब बारिश थमने का नाम ही न ले तो ग्राहक का इंतजार करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या एक आम सा जलेबियां बेचने वाला अपने कुछ ग्राहकों के लिए कोई बड़ा होटल खोल सकता है? ये कहाँ मुमकिन है? लगता है तुम्हारे जहन में गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, इस मुद्दे पर बात फिर कभी कर लेंगे। अब तुम फौरन जाकर अपने भीगे हुए कपड़े बदलो, वरना नज़ला जुकाम हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लगा देती हूँ। शायद पेट भरकर खाना खाने और अच्छी नींद लेने से तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाए और तबीयत में सुकून आ जाए। अगली सुबह बारिश कुछ कम हो चुकी थी, मगर आसमान पर अभी भी स्याह बादलों का राज था। मोहन नहा धोकर तैयार होता है और अपने ठेले को तरतीब देने लगता है। इतने में गीता वहां आती है और फिक्रमंदी से कहती है, सुनो, आज जलेबियां ज्यादा मत बनाना। मौसम अभी भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ी थोड़ी बनाकर ही बेचना। और हाँ, अगर बारिश तेज हो जाए तो तुरंत वापस आ जाना। मोहन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम फिक्र मत करो गीता, आज शायद बारिश ना हो। कल रात मैंने बहुत गौर किया है, कुछ नए तरीके जहन में आए हैं। देखते हैं क्या बनता है। जैसे ही मोहन अपना ठेला लेकर घर से बाहर निकलता है, अचानक बादल जोर से गरजने लगते हैं। वो रुककर आसमान की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाता है। लगता है आज तो राजपुर गांव में सैलाब जैसी स्थिति बनने वाली है। ये गरजते बादल दिल में डर पैदा कर रहे हैं। इस बारिश से सिर्फ हम ठेले वालों का ही नहीं, बल्कि किसानों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर यही हालात रहे तो हम अपने घर के खर्चे और किस्तें कैसे पूरे करेंगे? हालांकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ बादल जोर जोर से गरज रहे थे। मोहन अपना ठेला गांव के बाजार में अपनी पुरानी जगह पर लगा लेता है। वो जल्दी जल्दी चूल्हा जलाता है और कढ़ाई में तेल गर्म करने लगता है। फिर वो मैदे के घोल को तैयार करके जलेबियां बनाने के लिए धीरे धीरे तेल में डालना शुरू कर देता है। चंद ही लम्हों में गर्म गर्म जलेबियों की मीठी खुशबू फिजा में फैल जाती है। हवा के झोंकों के साथ जलेबियों की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगती है। एक औरत काजल छतरी लिए बाजार से गुजर रही थी। जलेबियों की खुशबू सूंघकर वो बेइख्तियार मोहन के ठेले की तरफ खिंची चली आती है। अरे वाह मोहन भाई, कल भी मैं छतरी लेकर आपकी जलेबियां खाने आई थी, मगर आप तो अपना ठेला ही समेटकर घर चले गए थे। मैं इतनी दूर से आई थी, लेकिन जलेबियां खाए बिना ही वापस जाना पड़ा। मोहन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान खराब हो जाता है। 2-4 ग्राहक आते भी हैं तो उससे ज्यादा मेरा नुकसान हो जाता है। काजल नरमी से कह गया, हाँ, मैं आपकी मुश्किल समझ सकती हूँ, मगर सच ये है कि आपकी जलेबियाँ इतनी मज़ेदार है कि बारिश में भी खाने का दिल और ज्यादा करता है। चलो भैया, इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए, मेरे लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म जलेबियाँ लगा दो। मोहन मुस्कुरा देता है।
वो जल्दी से एक प्लेट में गरम गरम सुनहरी जलेबियां निकालता है और उन पर हल्का सा चाशनी का शीरा डाल देता है। साथ ही वो उन्हें खूबसूरती से सजाकर पेश करता है। काजल पहली जलेबी का निवाला लेती है और फौरन उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, मैं तो कुर्बान जाऊं इन जलेबियों पर। क्या लाजवाब स्वाद है। दिल चाह रहा है बस खाती ही जाऊं, रुकने का नाम ही न लूं। इतनी खुशबूदार और क्रिस्पी जलेबियां तो पूरे राजपुर में कहीं नहीं मिलती। मोहन भाई, आपके हाथों में वाकई कमाल का हुनर है। काजल अभी ये कह ही रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी से अपनी छतरी खोलती है, मगर बारिश इतनी जोर से थी कि वो पूरी तरह भीगने से नहीं बच पाती। वो हंसते हुए कहती है, लगता है मेरी किस्मत भी मेरे साथ खेल खेल रही है। जैसे ही मैं खुश होती हूँ, ये बारिश भी बीच में आ जाती है। मोहन उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है, मगर उसकी फिक्र भी बढ़ जाती है। काजल अपनी छतरी संभाले हुए और जलेबियां खाते हुए तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ती है। मोहन उदासी से आसमान की तरफ देखता है और दिल ही दिल में कहता है, ऐ अल्लाह, कोई तो रास्ता दिखाइए। अपने इस गरीब बंदे को इस मुश्किल से निकाल लीजिए। बारिश के मौसम में हम ठेले वालों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतने में थोड़े फासले पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला रवि वहां आ पहुंचता है। वो भी बारिश की वजह से परेशान नजर आ रहा था। मोहन और रवि अच्छे दोस्त थे। रवि आहिस्ता से कहता है, मोहन, ऐसे गुजारा करना वाकई मुश्किल हो गया है। ये बारिश भी अजीब है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर साल यही स्थिति हो जाती है। हमारा सारा कारोबार इसी तरह खराब हो जाता है। अब हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां ग्राहक आराम से खड़े होकर खा भी सके और ना उन्हें बारिश की परेशानी हो न धूप की। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, मगर ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? बाजार में तो पहले ही कोई खाली जगह नहीं है। अगर कहीं जगह होती भी तो बड़े दुकानदार कब के उसे किराए पर ले चुके होते। यही असल समस्या है मेरे दोस्त। अब ऐसे में करें तो करें क्या? इतने में अचानक मोहन को एक ख्याल आता है और वो जोश से कहता है, रवि, मुझे एक हल समझ आया है। अगर हम सब ठेले वाले मिलकर एक बड़ा सा तिरपाल लगा लें तो? रवि हैरत से पूछता है, तिरपाल? कैसे और क्यों? सुनो, अगर हम सब अपने अपने ठेले एक लाइन में लगा लें और ऊपर से एक बड़ा सा तिरपाल तान दें, तो ना कोई भीगेगा, ना हमारा सामान खराब होगा और ग्राहक भी आराम से खा सकेंगे। मगर रवि फिक्रमंद होकर कहता है, इसमें तो काफी खर्चा आ जाएगा मोहन, और पता नहीं बाकी ठेले वाले भी राजी होंगे या नहीं। सबको इकट्ठा करना भी आसान नहीं होगा। कोई कहेगा मैं क्यों पैसे दूं। मोहन थोड़ा सा सोचकर कहता है, तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ही एक बड़ा तिरपाल लगा लेते हैं। खर्चा आधा आधा कर लेते हैं। अगर लोगों को फायदा महसूस हुआ तो वे खुद ब खुद हमारे साथ आते जाएंगे। हमें देखकर बाकी भी शामिल हो जाएंगे। क्या कहते हो? बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर हम दोनों मिलकर शुरुआत करें तो शायद बाकी लोग भी खुद ब खुद जुड़ते चले जाएं। ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है। चलो पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ा और मजबूत तिरपाल कहाँ से मिल सकता है और उसकी कीमत कितनी होगी। अगले दिन सुबह बारिश हल्की हल्की हो रही थी। मोहन और रवि मिलकर बाजार से एक बड़ा तिरपाल खरीद लाते हैं। शाम के समय वे गांव के बाजार से थोड़ा हटकर एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां आसपास कोई पक्की दुकान मौजूद न थी। पूरी रात वे दोनों मेहनत करते हैं, बांस के मजबूत खंबे लगाते हैं और रस्सियों की मदद से उस बड़े तिरपाल को अच्छी तरह बांध देते हैं। यूं उनके दोनों ठेले एक ही छत के नीचे आ जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही मोहन और रवि अपना नया इंतजाम चलाते हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मगर इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। वे खुद भी सूखे थे और उनका सारा सामान भी सुरक्षित था। तिरपाल के नीचे एक छोटा सा सुरक्षित इलाका बन गया था जहां ग्राहक आराम से खड़े होकर खा सकते थे। थोड़ी ही देर में एक ग्राहक मोहन के ठेले पर आता है और कहता है, अरे वाह भाई, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब कम से कम जो भी जलेबियां खाने आएगा वो बारिश में भीगेगा नहीं और मुझे भी भागना नहीं पड़ेगा। मैं तो इसी बात से परेशान था कि बारिश में खड़े होकर कुछ खाया कैसे जाए। भाई, हमने ये सब इसलिए किया है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, वरना हमारा सामान भी खराब होता था और ग्राहक भी बारिश में परेशान हो जाते थे। अब आप आराम से बैठकर जलेबियों का मजा ले सकते हैं। ग्राहक खुश होकर जलेबियां खाता है
और मुस्कुराता हुआ चला जाता है। धीरे धीरे जब बाकी ठेले वाले ये सब देखते हैं कि मोहन और रवि का काम लगातार चल रहा है और उनके पास ग्राहक भी आ रहे हैं, तो वे सब परेशान होने लगते हैं। जबकि मोहन और रवि के ठेले पर खूब रौनक थी। कुछ दिनों तक यही स्थिति चलती रही, लेकिन फिर एक दिन आसमान अचानक स्याह बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते एक जोरदार आंधी आ गई। आंधी इतनी तेज थी कि मोहन और रवि का लगाया हुआ तिरपाल जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और फिर अचानक एक झटके के साथ वो उड़ गया। बांस के खंभे भी टूटकर चारों तरफ गिर गए। मोहन, जल्दी करो, अपना ठेला समेटो और घर चले जाओ, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये आंधी बहुत तेज है, अगर कुछ उड़कर लग गया तो तुम घायल हो सकते हो। मोहन और रवि तुरंत घबरा जाते हैं। वे जल्दी जल्दी अपने ठेले संभालते हैं और जो कुछ सामान बच सकता है उसे समेटकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात को मोहन को बार बार यही फिक्र सताती रहती है और वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। गीता ये सब देखती है और आहिस्ता से उसके पास आकर बैठ जाती है। मोहन परेशान होकर कहता है, आखिर ये सब कैसे चलेगा गीता? कभी बारिश आ जाती है तो सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी ने हमारा तिरपाल और ठेला सब कबाह कर दिया। हमने इतनी मेहनत की थी, इतने पैसे लगाए थे, सब एक झटके में खत्म होता हुआ लग रहा है। अरे आप हिम्मत मत हारो, हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, सुबह होने दो, फिर मिलकर कोई हल सोचेंगे। मोहन उसकी बात तो सुन लेता है, मगर उसके दिल की बेचैनी कम नहीं होती। वो सारी रात फिक्र में जागता रहता है। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी घने काले बादलों से ढका हुआ था। मोहन अपना ठेला तैयार करने लगता है कि वो उसे दोबारा लेकर निकले। इतने में गीता उसे रोक लेती है। आप ये क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि कई दिनों से बारिश और आंधी का सिलसिला चल रहा है, तो ठेला लेकर बाहर जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन आराम कर लीजिए, आपकी सेहत सबसे पहले है। अगर मैं ठेला नहीं लगाऊंगा तो घर की किस्त कैसे अदा होगी? घर का राशन कहां से आएगा? मैं यूं खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अपना ठेला उठाता है और घर से निकल पड़ता है। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मोहन को समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि उसके पास अब तिरपाल भी नहीं बचा था। वो बेबसी से इधर उधर देखता है। इतने में उसे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसके घने पत्तों की वजह से नीचे बारिश का एक कतरा भी नहीं पहुंच रहा था। मोहन हैरत से कहता है, वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा। ये जगह तो इतनी बड़ी है कि यहाँ आराम से कई लोग खड़े होकर जलेबियों का मजा ले सकते हैं। ये तो वाकई मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। मोहन तुरंत अपना ठेला उस घने बरगद के पेड़ के नीचे लगा देता है। पेड़ की घनी शाखाएं और पत्तों की छाया उसे और उसके ठेले को बारिश से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। शुरू के 1-2 दिन उसके पास ग्राहक कुछ कम आते हैं, क्योंकि ये जगह मुख्य बाजार से थोड़ी हटकर थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है कि मोहन अब उस बरगद के पेड़ के नीचे जलेबियां बेच रहा है, तो ग्राहक वहां आने लगते हैं। ये जगह गांव के बाजार से ज्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए लोगों को आने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती थी, बल्कि जलेबियों की खुशबू दूर दूर तक फैलकर लोगों को खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेती थी। एक दिन कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं। अरे वाह मोहन भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना धूप की परेशानी, ना सर्दी की समस्या और ना ही बारिश का डर। ये तो वाकई बेहतरीन जगह है। अब हम आराम से तुम्हारी जलेबियां खा सकते हैं। हाँ भाई, सच कहो तो इस जगह का मजा ही अलग है। ठंडी ठंडी हवा और गरम गरम जलेबियां, क्या बात है। ये जगह तो बाजार से भी बेहतर लग रही है और यहाँ शोर शराबा भी कम है। उस बरगद के पेड़ के आसपास और भी बड़े पेड़ थे, जिसकी वजह से पूरा इलाका शांत और छायादार माहौल में ढल गया था। धीरे धीरे रवि और बाकी ठेले वालों को भी इस जगह के बारे में पता चल जाता है। वे देखते हैं कि मोहन का कारोबार यहाँ काफी अच्छा चल रहा है। एक दिन रवि अपना ठेला लेकर मोहन के पास आता है और उसके साथ ही अपना ठेला लगा लेता है। फिर एक एक करके वे दूसरे ठेले वाले भी आना शुरू हो जाते हैं, जो बारिश और मौसम से परेशान थे।
देखते ही देखते वो जगह एक छोटे मगर खूबसूरत बाजार में बदल जाती है। तुम्हें पता है मोहन भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई इसी जगह को नया बाजार कहकर यहाँ आता है। तुमने वाकई कमाल कर दिया है। तुम्हारी वजह से हम सबका भी फायदा हो रहा है। मोहन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है। सच बोलूं तो शुरू में मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और इसीलिए यहाँ ठेला लगा लिया। लेकिन अब मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं कि बाकी लोग भी यहीं आ जाएं। बल्कि ये तो सबके लिए अच्छा ही है। यहाँ सबका फायदा है और सब एक दूसरे के साथ जुड़ भी रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन हमें कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। यहाँ लोग आ तो रहे हैं, मगर कचरा भी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। पक्की सड़क वाले बाजार में तो लोग सफाई का ख्याल रखते थे, लेकिन यहाँ पेड़ के नीचे और आसपास कचरा फेंक दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। इससे पेड़ों और माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये वाकई एक बड़ा मसला है। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। इतने में गांव के सरपंच वहां आ पहुंचते हैं, जो अपने खेत देखकर वापस लौट रहे थे। वे हैरानी से देखते हैं कि कितने सारे ठेले एक जगह जमा हो गए हैं और वहां खूब रौनक लग गई है। हंसते हुए वे कहते हैं, अरे मोहन, रवि, क्या हाल है तुम सबका? मैंने देखा है तुम लोगों ने यहाँ तो एक नया बाजार ही बसा दिया है और तुम्हारा काम भी खूब चल रहा है। ये देखकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते सरपंच जी, आपकी दुआ है। हमें तो बस बारिश की वजह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब जब ये जगह इतनी लोकप्रिय हो गई है तो इसका इंतजाम भी बेहतर करना होगा। मोहन चिंता के साथ सफाई के मुद्दे की ओर इशारा करता है, लेकिन सरपंच उसे तसल्ली देते हैं। मोहन, तुम्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम लोग बेफिक्र रहो। मैंने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। मैं यहाँ सफाई के लिए बाकायदा कर्मचारी लगवाऊंगा, जो रोजाना इस जगह को साफ रखेंगे ताकि कोई गंदगी ना फैले और पेड़ों को नुकसान ना हो। इसके अलावा यहाँ बेंच भी लगवाई जाएंगी ताकि लोग आराम से बैठकर खाना खा सकें, और पीने के साफ पानी का भी इंतजाम किया जाएगा। ये जगह अब हमारे गांव की एक नई पहचान बनेगी। सरपंच जी, ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम लोगों ने भी मेहनत की है, इसीलिए ये जगह सफल हुई है। सरपंच जी, आपने हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।